हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं 100 मार्क्स का हिंदी बिहार बोर्ड का जो है उसका 5th चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर। जो 5th चैप्टर है रोज और लिखे हैं सचिदानंद हीरानंद वस्यायन अज्ञे। और जो मैं आज आप लोग को क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से, तो इसे जरूर पूरा देखें। ओके। और इस वीडियो से पहले मैंने रोज का ऑब्जेक्टिव और रोज का समरी का भी वीडियो बनाया है, चाहे तो आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप जरूर देखिएगा। ओके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ख्वाहिश है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। यह कैसा सांप की छाया है, इसका व्याख्या करें। मतलब कहने का मतलब कि जब लेखक अपनी बहन मालती के घर पहली बार आए थे और आंगन में कदम रखे थे तो वहाँ पर उनको फील हुआ था कि यहाँ पर इस आंगन में, इस घर में किसी सांप का छाया है। तो इसके बारे में व्याख्या करते हैं अच्छे से। ओके, तो चलिए उत्तर में बोल रहा है कि लेखक अपनी दूर के रिश्तेदार की बहन के यहाँ आया था। यह वही बहन थी जिसके साथ उनका बचपन बीता था। वह लेखक की सखी थी। साथ खेलना, साथ लड़ना झगड़ना, साथ पढ़ना, व्यवहार से स्वच्छता, चंचलता, गुमसुम पर आज मात्र औपचारिक वार्ता है। शादी के बाद औरत इतनी बदल जाती है कि वो अपने भाई, सखा और अतिथि के आगमन पर भी उल्लास नहीं दिखा पाती है। कहने का मतलब कि जो ये मालती थी, मालती के साथ ही अज्ञे जी का बचपन बीता था। साथ खेलते थे, सखी के रूप में खेलते थे, लड़ते झगड़ते थे, पढ़ते थे और साथ ही रहते थे अधिकतर टाइम। लेकिन जब उनका शादी हो गया, मालती का शादी हो गया, तो वो एकदम गुमसुम हो गई, एकदम गुमसुम, एकदम शांत हो गई। वो कुछ बोलती ही नहीं, आगे जी से बात विचार ही नहीं कर रही है। एकदम मनुष्यत वहाँ पर छाया हुआ है। ऐसा छाया हुआ है कि उनके यहाँ उनका भाई, वही भाई जो सखा है और अतिथि के रूप में आया है, उसके आगमन पर भी मालती को कोई व्यवहार में चेंज, मालती के कोई व्यवहार में चेंजिंग नहीं आ रहा है। वो कोई उल्लास ही नहीं दिखा पा रही है। तो यही बता रहे हैं कि इस कारण से उनको फील हुआ अज्ञे जी को कि उसके मालती के घर में किसी सांप का छाया मंडरा रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसमें उसका वार्तालाप भी नीरस है, मात्र प्रश्न के उत्तर देती है। यह भी नहीं पूछती कि कैसे हो उनका यात्रिक जीवन, और मौन बताता है कि वह कुछ सह रही है, भोग रही है। कहने का मतलब कि मालती जो है एकदम अजीब किस्म के व्यवहार कर रही है। जब मालती से अज्ञे जी कुछ पूछ रहे हैं तो बस वो प्रश्न का उत्तर देकर शांत हो जा रही है और कुछ नहीं बोल रही। और उनका जीवन, जो मालती का जीवन है, एकदम मौन सा हो गया है। ओके। और अज्ञे जी को ऐसा फील हो रहा है कि मानो कि मालती कुछ सह रही है, कोई कष्ट सह रही है, कोई कष्ट भोग रही है। उनको ऐसा फील हो रहा है। फिर आगे है कि यही स्थिति पर ध्वनित करती है कि घर पर कोई सांप की छाया मंडरा रही है। और इसी सब कारण से अज्ञे जी को लगता है कि मालती के घर में कोई सांप का छाया मंडरा रहा है। मालती का व्यवहार एकदम चेंज हो गया है जिस कारण से। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में उत्तर लिखे। तो इसका देखते हैं। मालती के घर का वातावरण, मालती के घर का वातावरण ऐसा था कि जिस पर कोई छाया मंडरा रही है।
यंत्र की तरह दिनचर्या, उदास उदास, थका थका तन, जिस पे उल्लास आनंद की एक किरण भी नहीं है। कहने का मतलब कि जो मालती का घर का वातावरण था वो ऐसा था ना कि मानो कि वहाँ उसके घर में किसी सांप का छाया मंडरा रहा है, और मालती का जीवन एकदम किसी यंत्र की तरह, किसी मशीन के तरह काम कर रहा है। रोज रूटीन बनाया हुआ है कि उठ के ये काम करना है, वो काम करना है। ऐसा मालती का शरीर हो गया था एकदम यंत्र के तरह। जैसे कोई मशीन होता है ना कि टाइम से इस टाइम से चलना है, फिर इस टाइम से रुक जाना है, वैसा ही मालती हो गई थी। और मालती हमेशा उदास उदास रहती थी, और काम के कारण उसका जो तन था एकदम थका थका रहता था, और खुशी आनंद उल्लास ये सब उसके चेहरे पर से साफ गायब हो गया था। एक किरण भी उस पर उल्लास का आनंद का नहीं पड़ता था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इतना प्रिय अतिथि आया फिर भी मालती का मन खिला नहीं, बुझा बुझा ही रहा। जब अज्ञे जी बचपन थे तो मालती के बहुत ही प्रिय थे, और इस प्रिय अतिथि के आने पर भी मालती को खुशी नहीं हुई। उसके मन में खुशी दिखाई नहीं दे रहा है, उसके चेहरे पर दिखा ही नहीं, एकदम उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। ओके, चलिए आगे। फिर वह उससे कुछ बात भी नहीं करती, उल्टे उसके प्रश्न का उत्तर भी अति संक्षिप्त देती, मानो रस्म अदा अदा गई है। लेखक स्वयं माना कि मानता है कि चहकने वाली लड़की व्यक्तित्व कुछ वर्षों में बूझ सा गया है। यानी कहने का मतलब कि जब मालती से अज्ञे जी कोई प्रश्न पूछते थे तो वो अति संक्षिप्त यानी हाँ न करके छोटा सा आंसर देकर टाल देती थी, और ऐसा फील होता था कि मानो कि उसको बात करने का इच्छा ही नहीं है, क्योंकि मालती दिन भर का काम करते करते थकी रहती थी हमेशा। फिर आगे है कि कह रहे हैं कि अज्ञे जी कि वो स्वयं ही ऐसा मानने लगे कि जो लड़की वह कुछ वर्षों में ऐसा बूझ सा गया है कि उसके शरीर में खुशी का और एनर्जी का कोई अंग ही नहीं दिखाई दे रहा है, कोई स्रोत ही नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा उनको फील हो रहा है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। यानी मालती और लेखक के बीच कैसा संबंध था, इसका परिचय पाठ के आधार पर दे। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, लेखक मालती का दूर का भाई था, पर बचपन में इनका संबंध सख्य था, यानी दोस्त का था। एक साथ रहते थे, खेलते थे, लड़ते थे, साथ साथ पीटते भी थे। यानी जब मालती और अज्ञे जी बचपन थे तो दोनों एक साथ रहते थे, और दोनों में दूर का रिलेशन का भाई बहन वाला बात था, तो वो दोस्त के तरह ज़्यादातर रहते थे। ठीक, और एक साथ रहते थे, खेलते थे, और साथ में झगड़ा भी करते थे, और बदमाशी करने पर दोनों को साथ में पिटाई भी लगता था। ओके, चलिए आगे है। फिर लेखक का अध्ययन भी मालती के साथ ही हुआ था। यानी जो लेखक थे वो पढ़ाई भी अपना कंप्लीट किए थे, यानी पढ़ते भी थे, तो मालती के ही साथ पढ़ते थे। दोनों के व्यवहार में सखा भाव के साथ उन्मुक्त स्वच्छंदता का भी समावेश रहा है। यानी कहने का मतलब कि वो दोनों बचपन से ही एकदम सखा के तरह, और उनका मन एकदम स्वच्छ था, कोई दूसरा विचार नहीं था, एकदम साफ सुथरा उनका विचार था। ओके, फिर आगे, कभी भ्रातृत्व रूप का कभी किसी अन्य रूप में वे रिश्ते से बड़े छोटेपन में नहीं बन सके। यानी कहने का मतलब होता है ना कि उधर से रिश्ता घुमा फिरा के लिए आए तो कुछ और लगने, या बड़ भाई लगा या बड़ बहन लगी, तो वैसा उनके रिश्ते में कोई नहीं था, एक समानता था, कोई छोट बड़ा का रिश्ता उनके संबंध में नहीं था। ओके, एकदम एक साथ रहते थे, दोस्त के समान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ रखती है, अपने विचार दे। यानी जो मालती का पति महेश्वर था, उसका जो छवि था वो कैसा है,
और कहानी के आधार पर उसका दीजिए, विचार दीजिए। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, कहानी के आधार पर यह माना जाता है कि महेश्वर एक वयस्क व्यक्ति था जिसका परिवार से रूटीन लगाव था। यानी जो महेश्वर था वो क्या था, अधिकतर टाइम अपना दफ्तर में बिताता था और उसका जो परिवार से लगाव था बस एक रूटीन के तरह, एक फॉर्मेलिटी निभाने की तरह था कि घर पर आए, खाना खाए और घर का खर्चा चलाए और बस सो गए और फिर सुबह में उठकर अपना दफ्तर चले गए। बस एक रूटीन के तरह महेश्वर का जीवन बीतता था। फिर आगे है, बच्चा रो रहा है, गिर पड़ता है, उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं है। मालती का जीवन नौकरानी सा है, इसकी उसको कोई चिंता नहीं है। कहने का मतलब कि जब मालती का बच्चा रोता रहता है तो मालती का बच्चा महेश्वर का भी तो बच्चा हुआ और वो गिर जाता है पलंग पर से, तब भी महेश्वर को कोई फिक्र नहीं है, वो बच्चा को नहीं संभालता है, बस अपने में व्यस्त रहता है, सोने में, आराम करने में या दफ्तर में रहता है। और मालती का जीवन मानो ऐसा हो गया कि एकदम नौकरानी के तरह हो गया, दिन भर काम करते रहती है, लेकिन महेश्वर को इसकी कोई चिंता नहीं है। फिर आगे है, घर आना, खाना खाकर जो सो जाना, सुबह तैयार होकर डिस्पेंसरी चले जाना, एक रूटीन का भी रूखी उबाव पैदा करने वाली रूटीन यही थी। कहने का मतलब कि जो महेश्वर था वो क्या करता था, घर आता था, खाना खाता था, खाकर सो जाता था, फिर सुबह उठा और रेडी होकर डिस्पेंसरी चला गया। तो ये भी एक रूटीन क्या हो गया, एकदम उबाऊ रूटीन हो गया, एकदम बोरिंग हो गया कि रोज यही काम करना है, जिंदगी में कोई खुशहाली ही नहीं है। तो ये एकदम बोरिंग रूटीन हो जाएगा कि नहीं। फिर आगे है, यह भी आभास होता है कि महेश्वर की जिंदगी खूंटे से बंधे पशु के समान है जिसकी नियति मात्र खूंटे के चारों ओर चक्कर काटना ही है। कहने का मतलब कि जो महेश्वर था उसका जीवन एकदम कोई खूंटे से बंधे हुए पशु के तरह हो जाते, जैसे कि कोई खूंटा जमीन में गाड़ दिए, इसमें कोई पशु को बांध दिए, तो पशु क्या करेगा कि जितना लंबा डोरी बस उतना ही के चक्कर लगाते रहेगा उस खूंटे के चारों तरफ ना, उससे न बाहर निकल पाएगा न कुछ। तो वैसा ही जीवन एकदम हो गया था महेश्वर का कि एकदम खूंटे में बंधे पशु के समान हो गया था। फिर आगे महेश्वर का एक कटा हुआ पात्र, महेश्वर एक कटा हुआ पात्र यानी कहानी में बीच बीच में कभी कभी आ जाता है। ओके, लेकिन मेन इस कहानी की नायिका कौन है, मालती। ओके, फिर भी जहाँ कहीं उसकी उपस्थिति कहानी में होती है तो वातावरण तनावग्रस्त हो उठता है। यानी कि मालती का जो पति था वो क्या था, एकदम लापरवाह था, वो जिम्मेदारी नहीं संभाल रहा था, मालती का जीवन एकदम नौकरानी की तरह बन गया था, लेकिन महेश्वर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन क्या है। चलिए ये बात मैंने पहले भी बताया लेकिन फिर से बता देता हूँ, इसका आंसर दे देता हूँ अच्छा से। कोई भी चोट या घाव ऐसा रूप धारण कर लेती है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता है, वह गैंग्रीन कहलाता है। कहने का मतलब कि जो कभी हम लोग के शरीर पर चोट लग जाता है, तो चोट लगने के बाद अगर वो वहीं पर से कट गया, खून बाहर वगैरह वगैरह जो भी उसके अंदर का रहता है वो सब मल बाहर निकल गया तो ठीक, अगर नहीं निकला, वो घाव अंदर शरीर के अंदर चमड़ा के अंदर बढ़ते चला गया, तो फिर वो क्या हो जाता है कि एक बड़ा सा घाव का रूप ले लेता है जिसी को कहते हैं गैंग्रीन। ओके, तो इसी को कहते हैं गैंग्रीन। चलिए आगे इसका और लक्षण जान लेते हैं। आमतौर पर इसको गलाव बोलते हैं, यानी जो आम लोग हम लोग भाषा में, जो गांव के भाषा में उसको क्या कहते हैं, गलाव बोलते हैं। अर्थात घाव बजाय ठीक होने के गलने लगता है या बढ़ने लगता है। होता है ना कि शरीर के जो अंदर घाव होता है वो घटता नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उस समय उस अंग को काट देना ही एकमात्र
एकमात्र मार्ग रह जाता है। यानी मान के चलिए कि कभी किसी के पैर में चोट लगा और वो घाव धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ता गया, बाहर से कितना भी इलाज किए वो ठीक नहीं हुआ, चाहे हम उसको पर ध्यान नहीं दिए शुरू में, और घाव बढ़ गया, तो जिस कारण वो घाव फिर बाद में कितना भी दवाई लगाइए, कितना भी इलाज कराइए, वो नहीं ठीक होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, गल के सड़ते जाएगा अंदर ही अंदर, तो जिस कारण आपको उस अंग को काट देना पड़ता है जिसमें वो घाव है। जैसे कि पैर में है तो पैर को आपको कटवा लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका पूरा शरीर खत्म हो जाएगा उस घाव से। ओके, तो इसी को गैंग्रीन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वो अज्ञात होकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसे ही निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे हाँ जैसे हूँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। यानी कि जब मालती के घर में आते हैं अज्ञे जी तो उनको फील होता है कि यहाँ कोई छाया घिरा हुआ है सांप के तरह, और ये छाया जो सांप है वो अज्ञे जी पर भी एकदम हावी हो रहा था, और अज्ञे जी भी एकदम नीरज और निरस निर्जीव हो रहे थे, जैसे कि ये मालती है या मालती का पूरा घर है, ये सब भी एकदम निर्जीव की तरह है, वैसा ही मैं भी हो रहा हूँ। तो चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। ये पंक्तियाँ अज्ञे द्वारा रचित कहानी रोज से उद्धृत है। मालती के घर उसका दूर का भाई अतिथि के रूप में आया है। उसकी मालती से यह भेंट कई वर्ष बाद हुई है। अतिथि को यह लगता है कि उस पर कोई काली छाया मंडरा रही है। यानी जब अज्ञे जी आते हैं तो ये तो बात आप सबको पता है कि जो ऊपर का लाइन लिया गया है वो अज्ञे जी के रचित रोज से लिया गया है। और जब मालती के घर पर अज्ञे जी आते हैं तो वो उनका दूर का भाई रहता है, तो अतिथि के रूप में आते हैं, तो मालती के घर पर एक अजीब सा छाया रहता है, जो क्या होता है कि बाद में अज्ञे जी पर भी मंडराने लगता है काली छाया के तरह, तो उनको भी अनुभव होने लगता है, वो भी एकदम निर्जीव होने लगते हैं। चलिए फिर आगे है। वह यह भी अनुभव करता है कि इस घर पर जो छाया गिरी है वह है तो अज्ञात। यानी जो छाया इस पर घिरी हुई घर पर, उस छाया को तो हम नहीं जानते कि कैसा छाया, किसकी छाया है, एकदम अज्ञात है, पर वह अतिथि को भी जकड़ती चली जा रही है, लेकिन वो अज्ञे जी को भी एकदम अपने वश में करते जा रही है। वह भी उसकी जकड़ में आकर बड़ा नीरस और निर्जीव सा हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे मालती जैसे यह घर है। यानी कि अज्ञे जी भी उस काली छाया में जकड़े जा रहे हैं और नीरस और निर्जीव हो रहे हैं, जैसे कि मालती है और मालती का घर है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे के इन खंडों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने पर मालती से क्या संबंध है? इस कहानी में जब पूरा आप कहानी बुक से पढ़िएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि मालती 3 बार बोलती है कि 3 बज गए, 4 बज गए और 11 बज गए। ठीक, जब जब ये बजता है, 3 बजता है तब, 4 बजता है तब और 11 बजता है तब, तो इसका मालती के साथ क्या संबंध है सो जानना है। ओके, तो चलिए देखते हैं आंसर। बोल रहा है कि यह संकेत स्पष्ट करता है कि मालती हर समय घंटा गिनती रहती है, क्योंकि समय काटे नहीं कटता है। सही बात है कि मालती का जीवन एकदम नौकरानी के तरह हो गया था, जिस कारण वो समय का घंटा गिनते रहते थे कि चलिए इतना टाइम तो निकल गया ना अब, तो उसको ये फील होता था कि चलो इतना टाइम निकल गया। फिर आगे है, साथ ही उसके आगे की योजना पर भी काम करना होता था, और साथ ही जो आगे
जैसे कि अब दोपहर का काम खत्म हो गया तो इवनिंग के लिए, रात के लिए जो खाना बनाना है उसका भी योजना मालती को फिर बनाना पड़ता था। नौकर है नहीं, बर्तन मांजने, कपड़े धोने, भोजन बनाना सब वही करती थी और उसके घर में कोई नौकर भी नहीं था, तो जिस कारण सारा काम, बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, भोजन बनाना, ये सब काम मालती को खुद अकेले करना पड़ता था। फिर आगे है, घंटा बजने पर उसकी दो मानसिकताएं रहती है। यानी घंटा बजता है तो उसकी दो मानसिकताएं रहती, क्या है? पहली यह कि चलो अब इतना समय बीत गया, दूसरा चलो अब यह कर लो, और यह हर घंटा गिनना उसको अभाव कराता था कि अब इतना समय तो बीत गया। यानी जो पहला काम था कि चलो, पहला बात था घंटा गिनने का, पहला मानसिकता था कि चलो इतना समय तो बीत गया, और दूसरा ये था कि दूसरा में कि कोई काम जो आगे करना है, यानी रात का खाना बनाना है, तो उसके बारे में उसको फिर आगे योजना बनाना पड़ता था। तो बस यही है कि मालती को ये अब भाव होता था कि चलो इतना समय तो मेरा बीत गया, इतना समय तो हम काट लिए, अब जो होगा आगे देखा जाएगा, आगे का योजना बनाया जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी से उन वाक्य को चुने जिसमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो चलिए देखते हैं रोज शब्द का प्रयोग मालती कब कब की है, ये देख लेते हैं। पहला उत्तर में, मालती टोक कर बोली, मेरे लिए यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। यानी जब मालती लेट से खाती है तो अज्ञा जी बोलते हैं, तो वो मालती फिर बोलती कि मेरे लिए ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे लिए रोज ही ऐसा बात है। ठीक, मैं रोज ही इतने टाइम में खाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए रोज आया कि नहीं इस लाइन में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, क्यों पानी का क्या हुआ? अज्ञा जी पूछते हैं। तो रोज ही होता है, कभी वक्त पर आता ही नहीं। यानी फिर मालती बोली कि रोज ही ऐसा होता है, पानी कभी वक्त पर नहीं आता है। ओके, चलिए आगे है, मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ। यानी जो महेश्वर था कभी कभी मालती को कुछ कुछ बोल देता था, तो जिस कारण अज्ञा जी को खराब लगा, तो मालती फिर बोलती कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैं रोज ही ऐसा बात सुनते रहती हूँ, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बढ़ता चला जा रहा है और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। तो देखिए यहाँ भी इस कहानी की इस लाइन में भी रोज का जिक्र हुआ है, यहाँ पर है ना रोज। तो यहाँ पर फिर से जिक्र हुआ है कि जब रात को सब सो जाता है तो चंद्रमा की चांदनी को देखकर ये बात अज्ञा जी बोलते हैं। फिर आगे है कि रोज ही गिर पड़ता है। यानी जो टीटी था मालती का बेटा, वो पलंग से जब गिरता है तो मालती बोलती कि अरे ये तो रोज गिर पड़ता है। ओके, तो ये 4-5 बात था जो रोज से संबंधित है। यानी इस लाइन में रोज वर्ड आया है हर लाइन में, पांचों लाइन में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और जो भी मैंने आज क्वेश्चन का आंसर बताया है वो एग्जाम के व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए, चाहे मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए और वहाँ पर मैं इसका PDF दे दूंगा। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजा दें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पसंद आने पर लाइक भी कीजिए। ओके, आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।